हमने इतने दिनों से शिक्षा भारतीय होना हमारे क्या होता है इसकी बात की। अभी हम लोगों को वर्तमान में जो देश भर में शिक्षा चल रही है उसके बारे में बहुत सारी शिकायतें हैं। आवाज मत करिए, ये पत्ते ये उल्टाने पलटाने का ये सब मत करिए। इस शिक्षा को लेकर एक तो पहली शिकायत ये भारतीय है ही नहीं। वो तो हमको धीरे धीरे पता चलता है कि ये भारतीय नहीं है तब जाकर, लेकिन उससे भी पूर्व अनेक प्रकार की शिकायतें तो सर्वजन समाज को है। शिक्षा महंगी हो गई है, कोई पढ़ाता नहीं है अच्छी तरह से, संस्कार नहीं, नौकरी मिलती भी है ऐसा नहीं है, बहुत घपले हो रहे हैं, आर्थिक भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है, नैतिक भी हो रहा है, किसी को कोई पड़ी नहीं है, व्यर्थ के खर्चे बहुत हो रहे हैं परंतु परिणाम तो आता ही नहीं है। ऐसा नीचे उतर गया है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें अभिभावकों को भी हैं, शिक्षकों को भी हैं और सर्वजन समाज को भी है। राष्ट्रपति से लेकर रोडपति तक सब कहते हैं कि शिक्षा बेकार है, शिक्षा बेकार है, परंतु हो नहीं सकता कुछ भी। अब ऐसा भी नहीं है कि सरकार प्रयास नहीं करती है, सरकार प्रयास तो बहुत करती है। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा नियत खोती है, नियत भी खोती नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर हमारी सिस्टम और संरचना ही ऐसी है, व्याप्ति इतनी अधिक है कि परिणाम तो मिलते ही नहीं है, और मिलते तो इतनी अल्प मात्रा में कि उसकी ओर हमारा ध्यान भी आकर्षित नहीं होता है। फिर वर्णन करने के लिए बैठेंगे तो हाँ अच्छा हो रहा है, यहाँ अच्छा हो रहा है, यहाँ अच्छा हो रहा है, इसके हजारों उदाहरण हमको मिलते भी हैं। इसी बिगड़ी हुई सिस्टम में भी कुछ अच्छा हो रहा है ऐसा हमें दिखाई देता है, परंतु ऐसा छोटी बातें ध्यान में न दे तो सर्वसामान्य तो शिकायत ही है कि क्या शिक्षा है क्या? ऐसे पढ़े लिखे लोग इतने असंस्कारी हो सकते हैं क्या? इतने भ्रष्ट और स्वार्थी हो सकते हैं क्या? लेकिन है जितने अधिक पढ़े लिखे और अधिक ऊपर के पदों पर होते हैं उतना अधिक भ्रष्टाचार होता है। ये तो शिकायत है। शिक्षा भारतीय नहीं है ये सबका मूल है, लेकिन उसके बारे में तो लोग जानते भी नहीं हैं, जानते नहीं तो समझते भी नहीं है। कुछ लोगों को इसका पता चलता है कि ये भारतीय नहीं है, तो भारतीय करने के क्या उपाय हैं इसके बारे में भी हम लोग तो हतबल हैं, उपाय भी नहीं सोचते। जैसे हम कितने दिनों से 4 दिनों से चर्चा कर रहे, हमारे बच्चों को हमें गुरुकुल में भेजना है। ऐसे अभिभावक तो हैं परंतु गुरुकुल नहीं है, क्योंकि गुरुकुल प्रबंध समिति के लोगों से नहीं चल सकता, व्यापारियों से नहीं चल सकता, सरकार से नहीं चल सकता, वो तो शिक्षकों से चल सकता है। तो कोई भी शिक्षक गुरु बनने के लिए तैयार नहीं है और अपने बलबूते पर गुरुकुल चलाए ऐसा तो होता नहीं है। और गुरुकुल चलाने की कोई इच्छा भी करे तो इतने अवरोध हैं, इतने प्रकार के उसके विरोध हैं, इसके प्रकार के बीच में व्यवधान है कि एकदम साहस भी नहीं होगा। अध्ययन तो एक बात है परंतु व्यवहार में उसको मान्यता होना, उसके अर्थव्यवस्था होना, बाद में जॉब मिलना, अर्थार्जन सिक्योर होना, ये सारे प्रश्न ही प्रश्न हैं। इसलिए गुरुकुल होते तो है नहीं तो बच्चों को कहाँ डालेंगे, विकल्प भी नहीं है। ऐसी समस्याओं से पूर्ण शिक्षा घिरी हुई है। अब उपाय क्या है? इसका विकल्प निर्माण कर भारतीय पद्धति स्थापित करने का प्रयास कर।
यहाँ आप लोग आए हैं तो आपको लगता है पुनरुत्थान विद्यापीठ ही अकेला यह कार्य कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। पुनरुत्थान विद्यापीठ तो 100% यही कार्य कर रहा है, परंतु देश भर में बहुत लोग, बहुत संस्थाएं, बहुत संगठन ऐसा काम कर रहे हैं। नहीं तो ये देश चलेगा ही नहीं। इतना कोई कहता है कि ये देश वास्तव में भगवान भरोसे ही चलता है, कोई मनुष्यों के भरोसे तो चल ही नहीं रहा है। सिस्टम के भरोसे अगर चलता होता देश तो कक्का बिखर गया होता, नष्ट हो गया होता। क्योंकि हमारी सिस्टम हम नहीं चलाते हैं, हमारी सिस्टम यूरोप और अमेरिका ही चलाते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। किसके आधार पर चलता है? तो आउट ऑफ द सिस्टम इतने प्रकार के प्रयास हो रहे हैं कि उनके आधार पर ये देश अभी चलता है। हम थोड़ी इसकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो हमें लगेगा कि हम अकेले नहीं हैं, बहुत लोग हैं। जैसे पहले शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो जैसे ये पुनरुत्थान विद्यापीठ कार्य कर रहा है भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसे अनेक संगठन हैं जिनमें से विद्या भारती का नाम तो आप जानते हैं। तो ऐसे अनेक संगठन हैं जो शिक्षा को भारतीय बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनमें से एक है विद्या भारती। विद्या भारती का प्रारंभ 1952 में हुआ है और देश के अनेक प्रांतों में एक साथ हुआ है। तो ये अखिल भारतीय संगठन है। देश भर में उसके 25,000 से अधिक विद्यालय हैं। ये विद्यालय संचालित नहीं है, राज्यों के यूनिट से जुड़े हुए, और उसकी एक अखिल भारतीय से लेकर गांव तक की एक रचना है, संरचना है। तो उसके माध्यम से ये सारे विद्यालय चलते हैं। आप लोगों ने सुना है सरस्वती शिशु मंदिर, उसका एक प्रचलित नाम है, परंतु अन्य प्रांतों में अलग नाम से भी ये चलते हैं। जैसे बंगाल में अलग नाम से चलेंगे, असम में अलग नाम से चलेंगे, आंध्र प्रदेश में, केरल में अलग नाम से चलेंगे। ऐसे अलग अलग नाम से, जैसे राजस्थान में आदर्श विद्या मंदिर इस नाम से चलते हैं। तो अलग अलग नामों से देश भर में ये विद्या भारती के विद्यालय चलते हैं। उनके झुग्गी झोपड़ियों में, ग्रामीण क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में और नगरों में, ऐसे सभी पूरा देश विद्या भारती ने कवर कर लिया है। तो ये भी शिक्षा को भारतीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वो सिस्टम से जुड़े हुए हैं, माने शासन की मान्यता से ही चलते हैं। दूसरा ऐसा संगठन है भारतीय शिक्षण मंडल। वे विद्यालय नहीं चलाते हैं, वे मुख्य रूप से 2 विषयों में काम करते हैं। एक शिक्षकों का प्रशिक्षण और दूसरा शोध, रिसर्च और प्रशिक्षण। ये 2 उनके प्रमुख कार्य हैं। वह भी अखिल भारतीय स्तर का संगठन है और उनकी संरचना भी पूरे देश भर में ऐसी बनी है। संरचना तो सरकार के भी बहुत ही अच्छी बनी हुई है, उसके जैसा ही भारतीय शिक्षण मंडल की भी बनी है। उनका भी आग्रह यही है, शिक्षा भारतीय बननी चाहिए। तीसरा है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। ये पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, हायर एजुकेशन, ऐसे सभी स्तरों पर, सभी विभागों में देश भर से शिक्षकों को सदस्य बनाते हैं और उनका तो कई लाखों में उसकी सदस्यता होगी। तो उनका भी एक पूरे देश भर का ऐसा एक संगठन है जो शिक्षा में भारतीयता
इसका प्रयास कर रहा है। ये तो सारे के सारे शिक्षक सरकार मान्य स्कूलों में ही काम करते हैं, तो उनका सिस्टम के साथ जुड़ाव तो उनका भी है। ये तीसरा ये संगठन हुआ। चौथा है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास। ये भी मुख्यतः हायर एजुकेशन में काम करता है और वो भी भारतीय शिक्षा इसका ही काम करता है। उनके भाषा, पर्यावरण, कुटुंब, अर्थशास्त्र ऐसे मुख्य विषय हैं जिसमें वो भारतीय आधार पर काम करता है, परंतु विशेष रूप से उच्च शिक्षा में। और है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, 1949 से ये कार्यरत है। तो ये छात्रों में विशेष रूप से महाविद्यालयों में छात्रों का संगठन बनाते हैं। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति ऐसा करके यूनिवर्सिटी और कॉलेज के कैंपस में भारतीय वातावरण, भारतीय संस्कार स्थापित हो, इस प्रकार का काम करते हैं। वो शैक्षिक कम, परंतु संस्कार और राजनीतिक कहना आधा कहना है। महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में चुनाव होते हैं छात्र संघों के। तो छात्र संघों के चुनाव अब आजकल तो राजनीति से प्रेरित ही हो गए हैं। कम्युनिस्टों का विद्यार्थियों का यूनियन है, कांग्रेस का छात्रों का यूनियन है, इसलिए अब ये राष्ट्रवादी विचारों का छात्रों का संगठन होना चाहिए। अब आजकल वह बीजेपी के साथ जुड़ गया है, परंतु ये बीजेपी का छात्र संगठन नहीं है, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छात्र संगठन है। परंतु संघ के साथ भी कोई वैधानिक उनका संबंध नहीं है। यह स्वतंत्र राष्ट्रीय विचारों से प्रेरित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा समर्थित और अब बीजेपी से उसको अनुकूलता प्राप्त हुई है, ऐसा राष्ट्रवादी विचारों का छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। चुनावों में कॉलेज के चुनावों में छात्र संघों के चुनाव होते हैं, इसलिए वो चुनाव में भी उतरता है और जहाँ चुनाव होते हैं वह राजनीति आती ही है। परंतु यह राष्ट्रीय शिक्षा माने भारतीय शिक्षा के दिशा में अपना योगदान तो करता ही है। अब ये तो सीधे शैक्षिक संगठन है जो शिक्षा का पूर्ण दायरा लेकर पूर्ण उसका क्षेत्र है उसको लेकर करते हैं और एक विषय को लेकर भी हैं। जैसे संस्कृत भारती है, तो संस्कृत राष्ट्रभाषा है, घर घर में संस्कृत बोली जानी चाहिए। जैसे हम हिंदी बोलते हैं वैसे संस्कृत भी बोले, इस दृष्टि से संस्कृत भारती देश भर में काम करती है। यह संगठन ही है। जिनको मैं अभी संगठन के रूप में बता रही हूँ, वो सारा संगठन का जो ढांचा होता है अखिल भारतीय से लेकर ग्राम तक, उसी ढांचे के अनुसार वो काम करते हैं। अब जो देश में संस्कृत यूनिवर्सिटीज बन गई है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भी बन गया है, वेद पाठशालाएं पहले भी चलती थी, अब भी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से जुड़कर चल रही हैं, संस्कृत माध्यम के विद्यालय हैं। ऐसे संस्कृत के क्षेत्र में जितने कार्य हो रहे हैं उन सबके साथ संपर्क स्थापित करना और जन जन में संस्कृत परिचित बनाने के लिए संस्कृत भारती काम करती है। एक है विज्ञान भारती, तो विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय विज्ञान दृष्टि, इसका विकास करने के लिए विज्ञान भारती है। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना, तो ये इतिहास तो बहुत ही हमारा विवादित विषय बन गया है। आज भी इतिहास के क्षेत्र में
काम करने वाले कुछ राष्ट्रवादी व्यक्ति भी हैं, परंतु ये संगठन तो 25 वर्षों से यही काम कर रहा है, तो वो इतिहास के विषय में कर रहा है। उसी प्रकार से क्रीड़ा भारती है, संस्कार भारती है, ऐसे ऐसे सारे संगठन जो हैं वो सीधे सीधे शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर यदि इनकी हम संख्या देखेंगे तो लाखों में जाती है, और देश के सुदूर भागों में, माने अरुणाचल प्रदेश तक, ऊपर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, उधमपुर तक, नीचे केरल, तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक, ऐसे सभी प्रांतों में दूर छोर तक इन सभी का काम पहुंचा है। ये वनवासी क्षेत्र में भी हैं और पहाड़ों में भी हैं। आपके उत्तराखंड में तो कितना इसका व्याप है। उत्तर प्रदेश में कोई जनपद ऐसा नहीं होगा, कोई तालुका तहसील ऐसा नहीं होगा जहाँ सरस्वती शिशु मंदिर नहीं होंगे। तो देश भर में इसका, इन सभी का व्याप है। ये सिस्टम के साथ रहकर काम करते हैं, इसलिए उनके प्रयासों का प्रभाव कम हो जाता है, परिणाम कम मिलता है। अगर सिस्टम से बाहर आ जाएंगे तो संख्या कम हो जाएगी, व्याप्ति कम हो जाएगी। अब व्याप्ति होना, इसके बहुत अधिक दूसरे भी लाभ होते हैं। एक तो लोकमत परिष्कार, जन समाज प्रबोधन करना है तो ये कर सकते हैं, इनके माध्यम से कर सकते हैं। तो सिस्टम के साथ रहने से जो संख्या बढ़ती है और व्याप्ति बढ़ती है, प्रजाजनों में, भारतीय प्रजा मानस में इनकी स्वीकृति निर्माण होती है। आज यदि पूर्वोत्तर में हिंदूवादी राष्ट्रवादी सरकार है तो वनवासी कल्याण आश्रम, विद्या भारती और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन्हीं के कारण से है, नहीं तो ईसाई और इन्फिल्ट्रेशन करके आने वाले लोग, घूसखोर लोग जो हैं, जो बांग्लादेश से आते हैं, म्यांमार से आते हैं, मुस्लिमों का आना, ये एक, और ईसाई धर्म परिवर्तन करना, मत परिवर्तन करना, ये समस्याएं पूर्वोत्तर में इतनी थी कि एक समय ऐसा था जब वहाँ के लोग हम लोगों को कहते थे, यू पीपल ऑफ द प्लेन, यू इंडियंस, एंड वी, हम तो भारत के नहीं हैं, हम भारत के नहीं हैं, आप लोग भारत के हैं, पीपल कमिंग फ्रॉम इंडिया, ऐसा बोलते थे। वो आज हम भारतीय हैं और हम हिंदू हैं ऐसा कहने लगे हैं। इतना परिवर्तन ये जो संगठन है उनके कारण से है, उनके कारण से है। तो भारतीय शिक्षा के हम जिस भाषा में बोलते हैं उस प्रकार से प्रतिष्ठा तो नहीं होती है, परंतु कुल मिलाकर देश का वातावरण बदल रहा है, कुल मिलाकर देश का जनमानस बदल रहा है, हिंदुत्व का प्रभाव बढ़ रहा है। और जितनी मात्रा में हिंदुत्व का प्रभाव बढ़ेगा उतनी मात्रा में इस्लाम और ईसाईयत की ताकत भी कम होगी। ये तो अंततोगत्वा हम परिणाम चाहते हैं। तो ये जो सारे संगठन हैं वो इस दृष्टि से काम कर रहे हैं। ये मैंने शैक्षिक संगठनों की बात की। और हैं पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं, ग्राम विकास के क्षेत्र में काम करते हैं, गो सेवा और गो विज्ञान इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसे कुटुंब प्रबोधन इस विषय में काम कर रहे हैं, सामाजिक समरसता इस विषय में काम कर रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी जागरण मंच इस रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, ऐसे कृषि के क्षेत्र में, मजदूरी के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में,
ऐसे जितने भी समाज जीवन के क्षेत्र हैं उनमें ये काम हो रहा है, क्योंकि पर्यावरण, ग्राम विकास, संस्कार भारती, ये सब तो शिक्षा के साथ जुड़े हुए तो सारे काम हैं। गो सेवा संस्कृति और आर्थिक क्षेत्र दोनों के साथ जुड़ा हुआ काम है। तो ऐसे समाज जीवन के अनेक क्षेत्रों में यह कार्य शिक्षा और शिक्षा के साथ जुड़े अन्य जो आयाम है, जीवन के अन्य आयाम हैं, उन सभी में ये भारतीयता लाने का काम कर रहा है। ये जो मैंने अभी तक बताए वो सारे के सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित काम है, संचालित नहीं। दोनों का अंतर समझिए, ये संचालित नहीं है, प्रेरित है। पुनरुत्थान विद्यापीठ भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित है, संचालित नहीं। संचालित होने में कठिनाई क्या है? जो सरकारी यंत्रणा में आती है वही, वो सिस्टम केंद्र संचालित नहीं चाहिए, राज्य संचालित नहीं चाहिए, स्वयं संचालित चाहिए। ये इस देश का स्वभाव भी है और आवश्यकता भी है। इसलिए ये सब विचार से प्रेरित हैं, संचालित नहीं है। और फिर भी एक बहुत बड़ी ताकत है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या काम करता है? जिसकी प्रेरणा से इतने सारे संगठन काम कर रहे हैं, निर्देश से भी नहीं, समर्थन से और स्वप्रेरित पद्धति से काम करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज को संगठित करना चाहता है। हिंदू समाज को संगठित करो, यही देश की सारी समस्याओं का हल है। आज इस्लाम की, ईसाइयत की, कम्युनिस्टों की समस्या क्यों इतनी बढ़ गई है? हिंदू संगठित नहीं है, इसलिए हिंदू राष्ट्र का विचार नहीं करता है, इसलिए हिंदू धार्मिक नहीं है, इसलिए हिंदू अंदर से हिंदू नहीं है, वो तो निधार्मिक बन गया है, वोकिज्म के प्रभाव में आ गया है। यही तो समस्या है। एक साथ नहीं रहते हैं, यही तो समस्या है। इसलिए हिंदुओं का संगठन करो, समाज का संगठन करो, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य है। और प्रेरक तत्व कैसे संगठन करना, उसका कोई सदस्यता शुल्क नहीं है, सदस्यता की विधि नहीं है, कुछ भी नहीं है। आत्मीय संबंधों से संगठित कर। तो संघ के स्वयंसेवक एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हैं? अपनेपन से। तो हिंदू समाज आत्मीयता के संबंध के आधार पर संगठित हो, इसके और कोई विधि विधान नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आत्मीयता के आधार पर हिंदू समाज का संगठन करना। और दूसरा, धर्म, संस्कृति, राष्ट्र, यही सर्वोपरि है। हिंदू राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाना, हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति होना, ये उसका लक्ष्य है। ये मत पंथ संप्रदाय में, जाति में, वर्ण में, प्रांत में, भाषा में कोई भेद नहीं करता। संघ में कोई एक दूसरे की जाति नहीं पूछता, एक दूसरे का मजहब, पंथ कौन सा है नहीं पूछता। तुम कोई भी भाषा बोलते हो, तुम और हम एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते, क्योंकि मैं मराठी बोलती हूँ और आप मलयालम बोलते हैं, तो भी हम संघ के स्वयंसेवक रहते हैं, तो भी हम संघ का राष्ट्र सर्वोपरि ये विचार समझते हैं। तो हम अपने हैं, ये सब अपने हैं। अपनेपन से, ये अपनेपन के आधार पर ये संगठन चलता है। हाँ, ये हिंदुत्व हिंदुओं का ही संगठन करता है, मुसलमानों का नहीं, क्रिश्चियनों का नहीं।
मुसलमान आना चाहते हैं शाखा में आए, संघ में आना चाहते हैं आए, परंतु हिंदू बनकर रहे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो हिंदुओं का संगठन है राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाना, राष्ट्र को परम वैभव प्राप्त करवाना। माने क्या है? दो बातें प्राप्त होनी चाहिए, अभ्युदय और निःश्रेयस। अभ्युदय माने सर्व प्रकार की भौतिक समृद्धि प्राप्त होना। तो हमें किसी भी बात का अभाव नहीं रहना चाहिए। हमें माने किसको? इस देश के वासी जितने भी हैं सबको, मुसलमानों को नहीं क्या? हाँ मुसलमानों को भी, ईसाइयों को नहीं क्या? हाँ ईसाइयों को भी। भेद नहीं मानता है, भेद वे मानते हैं तो भगवान उनका भला करे, लेकिन हम हिंदू होंगे तभी संगठन में आएंगे। भूख लगी है तो खाना तो मिलेगा। तो फिर ये अभ्युदय माने सर्व प्रकार की भौतिक समृद्धि प्राप्त होना, निःश्रेयस माने परम कल्याण प्राप्त होना, जिसको हम धर्म कहते हैं, संस्कृति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, यही यह निःश्रेयस है। तो देश को, हिंदू समाज को परम वैभव माने हिंदू राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाना माने अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्त करवाना। इसके लिए जो स्वयं सेवक हैं वो जितना भी है तन मन धन से राष्ट्र की सेवा करें। इस आधार पर संघ काम करता है। हम संघ की बात अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं। जो प्रयास हो रहे हैं देश भर में वो कैसे है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितनी ताकत से कर रहा है, कितनी निष्ठा से कर रहा है, इसकी ये बात है। तो पुनरुत्थान से हमारा ये शुरू हुआ। सारे शैक्षिक संगठन ये जो मैंने बताए वो संघ के संगठन है, संघ प्रेरित संगठन है और संघ स्वयं। तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति है जो काम कर रहे हैं राष्ट्र के परम वैभव के लिए। परंतु इससे आगे बढ़ो, संघ ने ही कोई ठेका नहीं लिया है, या विद्या भारती या शिक्षण बल ने कोई ठेका नहीं लिया है कि हम करेंगे तभी होगा, नहीं, और हम ही कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। क्या पुनरुत्थान विद्यापीठ अकेला ये काम कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है? बहुत लोग कर रहे हैं। क्या विद्या भारती या भारतीय शिक्षण मंडल ही अकेले काम कर रहे हैं? नहीं, बहुत अधिक कर रहे हैं। क्या संघ अकेला ही काम कर रहा है? नहीं, बहुत और लोग भी काम कर रहे हैं। सब मिलकर करेंगे तभी तो राष्ट्र की उन्नति होगी। तो अब अन्य संगठन है, अन्य संस्थाएं हैं, अन्य व्यक्ति हैं, ये एक काम कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐसे संगठन हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन। तो बहुत बड़ा काम है उनका भी, देश भर में काम है उनका भी। ठेठ असम से लेकर गुजरात तक और केरल से लेकर कश्मीर तक ऐसा फैला हुआ काम है। तो स्वामी विवेकानंद ने जिसकी स्थापना की थी, ऐसा रामकृष्ण मिशन इसी धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहा है। उनके विद्यालय तो चलते हैं, परंतु विद्यालय के उपरांत सन्यासी संप्रदाय, वेदांत का प्रचार, हिंदुत्व का प्रचार और सेवा कार्य ये करते हैं रामकृष्ण मिशन। विद्यालय चलाते हैं, लेकिन विद्यालय भी सिस्टम से जुड़ा हुआ ही चलाते हैं। दूसरा इसी प्रकार से चिन्मय मिशन है। तो चिन्मय मिशन की भी, रामकृष्ण मिशन की स्वयं की यूनिवर्सिटी है। चिन्मय मिशन भी स्वामी चिन्मयानंद का देशव्यापी और विदेशों में भी फैला हुआ ऐसा धर्म और संस्कृति का काम है। जितने भी ये सन्यासियों ने शुरू किए हैं वे वेदांत संप्रदाय है।
तो वेदांत का उपदेश, वेदांत का प्रसार प्रचार और साथ में शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। तो चिन्मय मिशन कर रहा है, सत्य साई मिशन कर रहा है, गायत्री प्रज्ञा परिवार कर रहा है, उनका भी देव संस्कृति विश्वविद्यालय ऐसा यूनिवर्सिटी है। रामदेव महाराज कर रहे हैं योग के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में भी भारतीय शिक्षा बोर्ड करके वो कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। ऐसे अनेक धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मिशन हैं जो शिक्षा क्षेत्र में और गो सेवा, ग्राम विकास, आयुर्वेद, योग ऐसे ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ये तो मैंने मिशंस की बात की। और ऐसे ही संस्थाएं भी हैं, छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो शिक्षा को भारतीय बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और संस्कार युक्त शिक्षा होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के एकल विद्यालय हजारों की संख्या में हैं। संस्कार वनवासी कल्याण आश्रम के शिक्षा प्रकल्प बहुत अधिक हैं और वनवासी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस प्रकार से ये तो मैंने फिर से संघ का ही कहा, परंतु उसके अलावा इतनी अधिक संस्थाएं जिनके नाम भी हम नहीं जानते, ऐसी संस्थाएं शिक्षा को भारतीय बनाने के प्रयास कर रही हैं। और अभी लोगों में एक चेतना जागृत हो रही है। कैसी चेतना? तो मैंने पहले कहा ना कि जैसे हम लोग ये कर रहे हैं ना, प्रचार इतना जोर जोर से कह रहे हैं ये शिक्षा बिल्कुल बेकार है, मैकाले ने ऐसा किया, ब्रिटिशों ने ऐसा किया, भारतीय शिक्षा का सर्वनाश कर दिया। तो अनेक लोग इससे प्रेरित होकर ये तय कर चुके हैं कि हम अपने बच्चों को तो इस शिक्षा प्रणाली में नहीं भेजेंगे। तो ऐसे 1.5 लाख से अधिक संख्या में परिवार इस देश में हैं जो अपने बच्चों को इन विद्यालयों में नहीं भेज रहे हैं। तो वे क्या करते हैं फिर? एक प्रकार होम स्कूलिंग करते हैं। अब होम स्कूलिंग करना, घर में ही पढ़ाना, ये कोई सरल बात तो है नहीं। और कहाँ तक पढ़ाएंगे? वो बेचारे छटपटाहट तो बहुत है, नहीं भेजेंगे, हम पढ़ाएंगे। तो बच्चे मुश्किल से 10 वर्ष के होते हैं तब तक तो पढ़ाते हैं, तब तक वो सिखा लेते हैं, तब तक वो जरा धैर्य करके नहीं भेजना है, नहीं भेजना है करते हैं। परंतु 10 वर्ष के बाद तो उनको भी इन्हीं विद्यालयों में भेजने पड़ते हैं। देश में ऐसे अनेक परिवार हैं जो इस सरकारी विद्यालयों में, माने इस सिस्टम में भेजते तो हैं परंतु मजबूरी में भेजते हैं। क्या करेंगे? नहीं भेजेंगे तो कहाँ जाएंगे वे? कुछ तो करना ही होगा ना तो हम घर में पढ़ा सकते हैं, ना हम गुरुकुलों में भेज सकते हैं क्योंकि गुरुकुल है नहीं, इसलिए वो भेजते हैं, लेकिन मजबूरी में भेजते हैं। तो एक उनके मन में भी ये टीस तो है कि ये शिक्षा नहीं चाहिए। तो इस प्रचलित शिक्षा के प्रति विरोध का भाव तो जागृत हो रहा है और उस विरोध के कारण से आधे लोग तो विद्यालयों में भेजते नहीं, अनपढ़ रहेगा तो चलेगा परंतु नहीं बच जाएंगे, और आधे लोग मजबूरी में भेजते हैं। तो ये होम स्कूलिंग का प्रकार तो बहुत बढ़ रहा है अभी, और लोग जो हैं वो हिम्मत से गुरुकुल शुरू करते हैं। गुरुकुल शुरू करने वालों में फिर बहुत बड़ा जो उसमें जोखम है, रिस्क है, वो ये है कि गुरुकुल असली संकल्पना क्या है? गुरु ने शुरू करना चाहिए, आचार्य ने शुरू करना चाहिए, शिक्षक ने शुरू करना चाहिए। परंतु शिक्षक कैसे शुरू करेगा? उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास व्यवस्था नहीं है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास इच्छा है, पर उसके पास मेहनत करने की तैयारी है, परंतु बाकी सारी भौतिक व्यवस्था तो है नहीं। तो फिर कहाँ से करेंगे?
तो गुरुकुल की इच्छा रखने वाले अनेक पैसे वाले लोग पैसा इकट्ठा कर सकते हैं समाज से। ऐसे लोग मिलकर तय करते हैं कि हमें गुरुकुल शुरू करना है। फिर वे क्या करते हैं, बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, भवन होता है, भूमि होती है, साज सरंजाम होता है, सब होता है, उनके पास शिक्षक ही नहीं होते हैं, तो फिर शिक्षकों को हायर करते हैं। गुरुकुल में मैं नौकरी करता हूँ, ऐसा बोलने वाले शिक्षक भी बहुत मिलेंगे, क्योंकि वो चलता तो है गुरुकुल। वो चाहते हैं कि वेदों की शिक्षा मिले, वे चाहते हैं संस्कृत की शिक्षा ली जाए, वे चाहते हैं योग की शिक्षा ली जाए, ऐसा सब चाहते हैं। तो ऐसे ही शिक्षक आते हैं, फिर वो वेद की, उपनिषदों की, या व्याकरण की, न्याय शास्त्र की, या ज्योतिष की, या ऐसी शिक्षा का प्रबंध करते हैं। साथ में आधुनिक शिक्षा भी, तो कंप्यूटर भी सिखाते हैं, अंग्रेजी भी सिखाते हैं, और फिर वो प्रारंभ में तो सरकारी मान्यता नहीं लेते, तो लेकिन फिर NIOS हो जाता है, बोर्ड ऐसा हो जाता है। फिर कभी हार गए तो स्टेट बोर्ड की मान्यता हो जाती है, CBSE की मान्यता हो जाती है, और वे गुरुकुल सामान्य विद्यालय में रूपांतरित हो जाते हैं। क्या करेंगे, हार जाते हैं, परिस्थिति के सामने हार जाते हैं, क्योंकि देश का वातावरण अभी ऐसे गुरुकुलों में अपने बच्चों को भेजने का साहस नहीं रखता है, विश्वास नहीं करता है, और गुरुकुल में ऐसे आचार्य नहीं होते हैं, और उनके संचालक हैं वो तो सरकारी मान्यता के बिना इतना कठिन होता है कि वो हार जाते हैं, और रूपांतरण सामान्य विद्यालय में हो जाता है। ऐसे बहुत गुरुकुल हमको मिलेंगे। दूसरे गुरुकुल इस प्रकार के होते हैं जहाँ शुरू तो करते हैं, लेकिन वो गुरुकुल बच्चे 10-12 वर्ष के होते हैं तब तक चलते हैं, क्योंकि अभिभावक जो भेजने वाले हैं अपने बच्चों को, वे बच्चों में संस्कार चाहते हैं, वे संस्कृत की कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई हो जाए ये चाहते हैं, कुछ वेद मंत्र भी आ जाए ऐसा चाहते हैं, कुछ जरा धार्मिक गतिविधियां भी हो जाए ऐसा चाहते हैं। तो वे 10 वर्ष के 12 वर्ष के होने तक तो धैर्य रखते हैं कि नहीं कंप्यूटर पढ़ाया तो चलेगा, नहीं अंग्रेजी पढ़ाया तो चलेगा, बच्चे अच्छे तो होंगे, संस्कारवान तो होंगे कम से कम। लेकिन बाद में तो अभिभावक भी हार जाते हैं, आगे जाकर अर्थार्जन कैसे होगा, वो अर्थार्जन की चिंता करके वो सामान्य स्कूल में और कॉलेज में इनको भेजते हैं, फिर वो चक्कर में पड़ जाते हैं। तो बेसिक संस्कार और फिर अर्थार्जन के लिए वही यूरोप अमेरिका का दुष्चक्र, इसमें फंस जाते हैं। तो ये दूसरे प्रकार के गुरुकुल हुए जिनका वास्तव में देश को बदलने में भारतीय शिक्षा के प्रतिष्ठा में कोई योगदान नहीं रहता। फिर तीसरे ऐसे गुरुकुल होते हैं जो वेदांग यही पढ़ाते हैं, न्याय शास्त्र, व्याकरण शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र और ऐसा पढ़ाते हैं, वेद मंत्र भी पढ़ाते हैं, उपनिषद में पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं। इसमें बच्चे पौरोहित्य करना सीख जाते हैं, पौरोहित्य माने कर्मकांड करना सीख जाते हैं, कहीं पुजारी बन जाते हैं, कहीं संस्कृत के शिक्षक बन जाते हैं, बड़े होकर कहीं गुरुकुल में ही पढ़ाने लगते हैं, इन्हीं विषयों को पढ़ाने लगते हैं। लेकिन उनका फिर ये मेन स्ट्रीम जो समाज चलता है उसके साथ कोई संबंध नहीं रहता, न उनको अंग्रेजी आती है, न कंप्यूटर आता है, न कॉर्पोरेट सेक्टर में उनका कोई स्थान नहीं है। तो उनके मन में भी एक कचोट रहती है, अरे हम तो इस दुनिया के है ही नहीं, जमाना कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं।
तो वे बेचारे गरीब घर के छात्र भी लेते हैं और उनको पौरोहित्य करना सिखा देते हैं। और ऐसे ऐसे बेचारे गुरुकुल चलते हैं। ये कहीं ज्योतिष और न्याय और व्याकरण और ये सब बहुत श्रद्धा से पढ़ रहे हैं। तो कुछ लोग अच्छे ज्योतिष विद्या के माहिर भी बनते हैं, कुछ योग के जानकार भी बनते हैं, कुछ संस्कृत के बनते हैं, कोई वेद पाठी भी बनते हैं। और तो उनकी गति प्रवृत्ति क्या रहती है? अब अभी संस्कृत यूनिवर्सिटी शुरू हुई है, उसमें जाएंगे। कहीं विद्यालयों में संस्कृत पढ़ा रहे हैं, उसमें जाएंगे। परंतु देश उनसे नहीं चलता। वे जहाँ जहाँ जाएंगे सरकारी सिस्टम के ही भाग बन जाते हैं। ऐसी दुर्गति और ऐसी दुर्दशा गुरुकुल नाम की संस्थाओं की अभी हो रही है। अब ये हो क्यों रही है? चाह तो अच्छी है, चाह तीव्र भी है, परंतु अनुकूल वातावरण नहीं है, परिस्थिति अनुकूल नहीं है, और साहस और सामर्थ्य और ज्ञान का तो अभाव है ही। क्योंकि जिनके भी मन में आता है वो पढ़े तो इसी सिस्टम में है, तो एकदम अचानक स्विच ओवर कैसे हो जाएगा? ये भारतीय शिक्षा में होता क्या है? इसके लिए रिसर्च कहीं नहीं चलती, इसके लिए चिंता और चिंतन कहीं नहीं चलता, और वर्षों तक जो इसके लिए प्रयास करने चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, ये नहीं होता। लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए, वो नहीं होता। स्ट्रैटेजी चाहिए, वो नहीं होता। इसलिए दीर्घ काल के प्रयास वे कर नहीं सकते। तत्काल परिस्थिति में प्रयास करेंगे तो वो तुरंत फेल हो जाती है, और फिर कोई साहस की परीक्षा ही ऐसी हो जाती है कि वो ज्यादा लंबा समय तक टिकते नहीं। बहुत इने गिने ऐसे होंगे जो स्वायत्त अर्थनिरपेक्ष इस प्रकार से गुरुकुल चलाते हैं। कुछ संप्रदायों के गुरुकुल होते हैं, स्वामीनारायण संप्रदाय के बहुत गुरुकुल हैं, इस्कॉन के बहुत गुरुकुल हैं, ऐसे जो पीठ और मठ हमारे हैं उनके भी हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन और ये सब ऐसे ही हैं कि जो सीबीएसई के अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय चलते हैं उसमें बच्चे जाते हैं, और सुबह शाम वो या तो आर्य समाज का, या तो रामकृष्ण मिशन का, या चिन्मय मिशन का, या पेजावर मठाधीश का, या शंकराचार्य के मठ का, जहाँ कहीं वे जुड़े हैं उनके धार्मिक सांस्कृतिक आचार होते हैं। राष्ट्रवादी तो वे भी नहीं है। राष्ट्र के आज की समस्या क्या है? धर्मांतरण की एक समस्या है, वोकिज्म की दूसरी समस्या है, अर्थशास्त्र की आर्थिक संकट और एक समस्या है, पर्यावरण का प्रदूषण और एक समस्या है, कुटुंबों का विघटन ये और एक समस्या है, आतंकवाद ये और एक समस्या है। इन समस्याओं के हल के लिए कोई गुरुकुल, कोई संगठन, कोई संस्था अपनी शिक्षा को उस रूप में ढालती हो, ऐसा नहीं दिखाई देता है। तो व्हाट इज लैकिंग? अभाव किस बात का है? अभाव इस बात का है कि आप वेद ज्ञान को आज की समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग में कैसे आएगा, ये बताओ कि कैसे। हाँ, आप कहते ना वेदों की लोग ज्ञान मूलम है, हम मानते हैं। आज के पर्यावरण की समस्या हल करो, आज के आतंकवाद की समस्या हल करो, आज की आर्थिक भ्रष्टाचार की समस्या हल करो, ये तो नहीं होता। इसलिए मैंने कहा था ना कि परंपरा ही खंडित हो गई, तो हमारा जो मूल भारतीय ज्ञान है वो आज व्यवहार में लाने योग्य नहीं रहा। तो आवश्यकता इस बात की है
कि हमारे पारंपरिक ज्ञान को, एक तो उस परंपरा को जीवित करो और आज के अनुकूल, आज की परिस्थिति, आज की समस्याएं, आज के प्रश्नों के हल करने के लिए उसको पुनः प्रस्तुत करो। इसके लिए रिसर्च की बहुत आवश्यकता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है, लोग कर रहे हैं, अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में कर रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जो अपनी कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? अकेले कर रहे हैं। तो अकेले कर रहे हैं इसलिए बहुत प्रसिद्ध नहीं है, परंतु थोड़ा भी करते हैं तो ये टिक जाता है, एकदम कोलैप्स नहीं हो जाता। इतना तो है। हमारे नीरज जी अत्री का नाम लोगों ने सुना होगा, चंडीगढ़ में है, फिजिक्स के प्रोफेसर थे, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अरे ये मुस्लिम समस्या और इतिहास, ये उनके विषय है। हमारे हैदराबाद में पंकज सक्सेना और राघव कृष्ण जी हैं, छोड़ दिया, अपनी नौकरियां छोड़ दी और यही काम कर रहे हैं। राम बहादुर राय, धर्मपाल और इनके जो ग्रंथ हैं उनके ऊपर अब राष्ट्रीय शिक्षा का काम करो। कोयम्बतूर में अनादि फाउंडेशन है, पति पत्नी दोनों यूएस में थे, जॉब छोड़ दिया, वहां आकर उन्होंने गुरुकुल शुरू किया है। तो ये छोड़ कर आने वाले और प्रयास करने वाले, लेकिन अकेले कर रहे हैं। तो अकेले कर रहे हैं क्योंकि उनको तीव्र आकांक्षा तो है कि कुछ करना चाहिए, परंतु क्या करेंगे? तो हम करते हैं, जितने जुड़ेंगे साथ में इतने जुड़ेंगे, नहीं तो हम तो करेंगे ही। तो ऐसे सैकड़ों लोग हैं, ऐसा नहीं कि एक दो लोग हैं, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने अपनी संस्थाएं शुरू की हैं या व्यक्तिगत स्तर पर कर रहे हैं। मैंने बेंगलुरु के विद्या क्षेत्र में सारे अपना कॉर्पोरेट का जॉब छोड़ कर यहाँ आचार्य बनने के लिए आए हैं और पुनरुत्थान के साथ आचार्य अध्ययन योजना में वे जुड़े हैं। तो ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से ऐसे काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को एक साथ आकर अपना प्रभाव बढ़ाने की आवश्यकता है। वह काम भी पुनरुत्थान कुछ मात्रा में तो कर रहा है, परंतु पुनरुत्थान का अपना काम ही इतना अधिक है कि काम तो इतना प्रभावी ढंग से होता नहीं, क्योंकि हम संगठन नहीं है, हम शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत ऐसे संस्थान है। परंतु कुल मिलाकर शिक्षा भारतीय होनी चाहिए ऐसी इच्छा वाले करोड़ों लोग हैं, उनकी इच्छा का प्रभाव होता है। कुछ व्यक्तिगत सामर्थ्य से थोड़ा काम कर रहे हैं, उनका प्रभाव वातावरण पर होता है। भले ही संगठन नहीं दिखाई दे रहा है हमको, लेकिन थोड़ा सा भी योगदान है तो वो दिखाई दे रहा है। ये जो सारे संगठन है, विद्या भारती के सामने शिकायतों का पुलिंदा है और हम तो विद्या भारती से ही आ रहे हैं, तो ऐसे करके विरोध भी कर रहे कि ये क्या हो रहा है। आप कर सकते हैं और करते नहीं, लेकिन उसका प्रभाव हो रहा है। जितने भी मैंने अब चिन्मय मिशन और गायत्री और ये सब, इनका जो संन्यास का, तपश्चर्या का प्रभाव है वो तो है ही, साथ में वेदांत विचार है उसका भी है ही, और सेवा कार्य करते हैं उसका भी है ही। और इन सबके शिरोमणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रयासों का परिणाम और प्रभाव तो है ही। ऐसे चेतना जागृत हो रही है। कल हम बात कर रहे थे ना, विराट की जागृति हो रही है। तो ऐसे जिसको स्पंदन कहते हैं, ऐसे हो रहा है, जाग रहे हैं। और यही निशानी है कि आगे के 50 वर्ष, आगे की शताब्दी
तो हिंदुत्व की ही शताब्दी है। ये क्यों, इसके लक्षण तो दिखाई दे ही रहे हैं। आज से 50 वर्ष पूर्व, 50 भी नहीं, 30-35 वर्ष पूर्व एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित हुई थी, 21वीं शताब्दी हिंदुत्व की शताब्दी। अब ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं 25 वर्ष पूरे होने के बाद, कब हिंदुत्व का जागरण हो रहा है। अभी जैसा जितने जागने चाहिए उतने तो नहीं जागे हैं, क्योंकि सोने का अनुभव भी हमारा लंबा है, इसलिए जल्दी तो जागते नहीं हैं। और अभी हाँ ठीक है हाँ हूँ ऐसा चल रहा है। कोई हमको एकदम कुछ खोज कर जगा रहा है, उठो, ऐसे हम जाग जाते हैं। कोई चिल्ला कर जगा रहा है, कोई धीरे धीरे जगा रहा है। हम भी अपने अंदर की चेतना के अनुसार जाग रहे हैं, नहीं जाग रहे हैं, आधे जाग रहे हैं, जाग कर भी सो जाते हैं। लगता है कि ये जागे हैं लेकिन आंखें ही खुली है, बाकी तो ये सो ही रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं, परंतु कुल मिलाकर ये हिंदुत्व के जागरण का समय तो है। धीरे धीरे करके ये प्रयास और अधिक तेज होंगे, प्रभावी होंगे और संगठित होंगे, तो फिर सारी राष्ट्र जीवन की समस्याओं को हम मात करेंगे। समस्याएं भी साथ में बढ़ ही रही हैं। ऐसा मत मानो कि हिंदुत्व का जागरण हो रहा है तो शत्रु सारे सो जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे, नहीं, उनका भी प्रभाव बढ़ रहा है। आतंकवाद बढ़ रहा, सबसे ज्यादा वोकिज्म जो है, स्वैराचार, एक ही शब्द में कहे, कम्युनिस्टों का ये बच्चा है। और स्वैराचार, वो उसका प्रभाव हिंदुओं पर सबसे ज्यादा है। ईसाईयत तो उसको जन्म देने वाला ही है। मुसलमानों पर इसका प्रभाव नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो अपने संप्रदाय के इतने कट्टर हैं कि उनको उनका वो बुद्धि और स्वैराचार और ये वो इसका आकर्षण वो कुछ नहीं है, इसलिए उनकी समस्या नहीं है। हिंदुओं की समस्या है। ये स्वैराचार क्या है? किसी भी नियम को नहीं मानना, किसी भी बंधन को नहीं मानना, किसी भी अनुशासन को नहीं मानना, किसी भी संस्कार को नहीं मानना, संस्कृति को नहीं मानना, धर्म को नहीं मानना, राष्ट्र को नहीं मानना, समाज को नहीं मानना, जीवन मूल्यों को नहीं मानना, कौन भाई कौन बाप नहीं मानना, कौन बहन कौन माँ नहीं मानना, कौन पति कौन पत्नी नहीं मानना, कुछ भी बंधन नहीं चाहिए, कुछ भी अनुशासन नहीं चाहिए, जो मन में आया वो करेंगे। वो LGBT वहां तक आया है, अरे तुम स्त्री हो, नहीं मुझे पुरुष बनना है, मैं तो जब चाहूं तब पुरुष बन जाऊं। पुरुष कहता है मैं जब चाहूं तब स्त्री बन जाऊं, शारीरिक दृष्टि से भी स्त्री बन जाऊं, तो ऑपरेशन कर लूंगा, सर्जरी कर लूंगा। नहीं, मैं भी पुरुष जैसी दिखनी चाहिए, मैं चाहूं तब पुरुष बन जाऊं। निर्बुद्ध, पूर्ण रूप से निर्बुद्ध और उससे भी ज्यादा विकृत, अतिशय विकृत, कि स्त्री जाति और पुरुष जाति को भी नष्ट करना है। जाति भेद नहीं, जाति भेद नहीं, तो यहाँ तक पहुंचा कि स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं करना। तो ऐसा यहाँ इतनी विकृति तक ये जो वोकिज्म पहुंच गया है। खाने पीने का कोई विधि निषेध नहीं, व्यवहार का, वस्त्र परिधान का कोई विधि निषेध नहीं। माय बॉडी माय चॉइस, मेरा शरीर है ना, मैं खुला रखूं, नग्न करूं, तुम्हें क्या लेना देना है। मैं रास्ते पर निकलूंगी ना, नग्न होकर निकलूंगी। पुरुष लड़का कहेगा मैं कपड़े बिना कपड़े के निकला यदि रास्ते में, तो तुम्हारा क्या जाता है। ठंड लगेगी तो मुझे लगेगी, और लज्जा होगी तो मुझे होगी, तुमको तो नहीं होगी ना। तुमको लज्जा आती है क्या मेरा नग्न शरीर देखकर? आंखें बंद करो, तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। ऐसी सोच बढ़ती जा रही है, वो भी एक समस्या है।
तो समस्याएं नहीं है ऐसा नहीं है, वो बढ़ती नहीं जा रही है ऐसा नहीं है, और वे ज्यादा प्रभावी नहीं है ऐसा भी नहीं है। समस्या भी बढ़ती जा रही है, हिंदुत्व का जागरण भी हो रहा है, और हिंदू निष्ठावान हिंदू के घर में वोकिज्म में मानने वाले बच्चे पल रहे हैं, ये भी है, घर में ही भेद है। ये सारा होने के बाद भी अभी हिंदुत्व का जागरण हो रहा है, प्रभाव बढ़ रहा है, और जबकि अच्छाई हिंदुत्व के पक्ष में है, सज्जनता हिंदुत्व के पक्ष में है, विश्व कल्याण की भावना हिंदू जागरण के पक्ष में है, उसकी भी अपनी शक्ति होती है। सत्य की, भलाई की, अच्छाई की अपनी शक्ति होती है। संख्या में कम होने पर भी या शारीरिक शक्ति में कम होने पर भी, धन की शक्ति में कम होने पर भी सत्य की, सज्जनता की ये शक्ति अधिक होने के कारण से बहुत जल्दी हमें दिखाई देगा कि ये सारी दुष्ट शक्तियाँ धीरे धीरे परास्त हो रही हैं। अब हो सकता है अपने जीवन काल में हम नहीं देखेंगे, परंतु ये 21वीं शताब्दी, हिंदुत्व की शताब्दी, ये तो सत्य सिद्ध होने ही वाला है। ऐसा देश भर में ये कार्य चल रहा है, ये दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर तो है। ये यहाँ बैठे, हाँ, उनको भारतीय शिक्षा का ही काम करना चाहिए, ऐसा मन में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। इसलिए जाकर रिजाइन थोड़े कर देंगे, वो तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। क्यों? पापी पेट का सवाल है, तो करना ही पड़ेगा। हाँ, करेंगे, दोनों बातें साथ में चलती रहेंगी। तो ये जो दूसरी बात जो अंदर चलती है, उसका कहीं प्रभाव तो होता ही है, मानसिकता पर होता है, वातावरण पर होता है, और धीरे धीरे ऐसा प्रभाव बढ़ता जाता है। तो अंदर है, बाहर दूसरा है, अंदर दूसरा है, ऐसा भी देश में सर्वत्र दिखाई दे रहा है। वो अंदर का तत्व अधिक अधिक प्रभावी होता जा रहा है। तो ये प्रक्रिया है, ये रोज 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 घटित होने वाली प्रक्रिया है, ये क्षण 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 में घटित होने वाली प्रक्रिया है, ये हर व्यक्ति के अंदर घटित होने वाली प्रक्रिया है। ये पूर्ण हवा में फैलने वाली और हवा को बदलने वाली ये प्रक्रिया है, वो धीरे 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 करके अधिक अधिक प्रभावी हो रही है। इसलिए आवश्यक है कि हम जहाँ हमारा मन करे, जैसे ही हमारी अनुकूलता बने, वैसे हम इस हिंदुत्व के, राष्ट्रीयत्व के जागरण के कार्य में जैसे भी हो लग जाए। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, या हमसे जो बनता है वो हम करते जाए। तो मैंने ये इस सत्र में यही बताया कि कैसे देश भर में ये परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। परिवर्तन कानून से नहीं होता, सरकार बदलने से भी नहीं होता। हाँ, अनुकूलताएं निर्माण होती होंगी, परंतु केवल उतने मात्र से नहीं होता। पुलिस के डंडे से बिल्कुल नहीं होता, आज्ञा और आदेशों से बिल्कुल नहीं होता। वो तो स्वेच्छा से और स्वतंत्रता से होता है। तो स्वेच्छा और स्वतंत्रता से हम भी, वो आदेश निकला इसलिए यहाँ आए, इससे नहीं होता। अपील हमारे अंतःकरण को जितनी होती है उतनी ही मात्रा में होता है। तो ऐसे हम स्वेच्छा और स्वतंत्रता पूर्वक जहाँ भी जुड़ सकते हैं, जहाँ भी कुछ कर सकते हैं, उतना करने में लग जाएंगे, तो हमारा भी योगदान राष्ट्र निर्माण में और राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने में होगा। मैं यहीं पर रुकती हूँ। जितना समय है उसमें यदि प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।